आई जस्ट होप हम सबकी विशेष पूरी हो जाए यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल पर। दादा, बंगाल टाइगर, प्रिंस ऑफ कोलकाता, महाराजा, द गॉड ऑफ ऑफसाइड, ना जाने कितने नामों से दुनिया उन्हें पुकारती है। उन्होंने जितना तालियों की गूंज सुना है, शायद उतना ही आलोचना का शिकार भी हुए हैं। अपनी जोश और जुनून से इंडियन क्रिकेट टीम को आईसीसी रैंकिंग में नंबर 8 से उठाकर नंबर 2 में पहुंचा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दादा यानी कि इंडिया की ग्रेटेस्ट कप्तानों में से एक सौरव गांगुली के बारे में। और आज की वीडियो में हम आपको दादा की जीवन से जुड़ी ऐसे कई सारे बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगी। तो चले दोस्तों, बिना देर किए हुए चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, सौरव गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में हुआ था। पिता का नाम चंडीदास गांगुली, जो कि शहर के एक बड़े और प्रसिद्ध व्यापारी थे, और मां का नाम निरुपमा गांगुली। और इनके अलावा सौरव गांगुली की एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम स्नेहाशीष गांगुली है। नंबर 2, आपको बता दें कि दोस्तों सौरव गांगुली भाई स्नेहाशीष गांगुली को देखकर ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था। स्नेहाशीष गांगुली भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं और वो बंगाल की रणजी टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। नंबर 3, सौरव गांगुली का पूरा नाम सौरव चंडीदास गांगुली है, और इसके अलावा सौरव गांगुली और भी कई सारे नामों से क्रिकेट प्रेमियों के बीच मशहूर हैं, जैसे कि दादा, बंगाल टाइगर, प्रिंस ऑफ कोलकाता, महाराजा। महाराजा इसलिए क्योंकि गांगुली का जन्म बंगाल के एक शाही परिवार में हुआ था, और सामान्य खिलाड़ियों के अलावा उनका रहन सहन और रुतबा काफ़ी अलग था। नंबर 4, एक बार एक मैच के दौरान गांगुली को 12वीं खिलाड़ी के रूप में एक्स्ट्रा के तौर पर चुना गया था। गांगुली को मैच के दौरान खिलाड़ियों को पानी पिलाने को कहा गया, लेकिन गांगुली इसके लिए साफ साफ मना कर दिए थे और टीम को छोड़कर चले गए थे, जिसके लिए वो आलोचना का शिकार बन गए थे और चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम से भी निकाल दिया था। और ऐसे ही कुछ घटनाओं के बाद सौरव गांगुली को समझ में आने लगा कि वो गलती कर रहे हैं। नंबर 5, बंगाल की अंडर 15 टीम में खेलते हुए सौरव गांगुली ओडिशा के खिलाफ एक शानदार शतक लगाए थे, और ये उनकी क्रिकेट करियर की शुरुआत थी, जिसके बाद सौरव गांगुली को टीम का कप्तान बना दिया गया। नंबर 6, अंडर 15 और अंडर 19 में काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करने के बाद 1989 में सौरव गांगुली बंगाल की तरफ से अपनी फर्स्ट क्लास डेब्यू किए थे। घरेलू क्रिकेट और रणजी टीम में अच्छे प्रदर्शन करने की वजह से सौरव गांगुली का नाम नेशनल टीम के लिए लिया जाने लगा। और इसी तरह 11 जनवरी 1992 को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सौरव गांगुली अपने डेब्यू किए थे, लेकिन अपने डेब्यू मैच में गांगुली मात्र 3 रन ही बना पाए थे, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। नंबर 7, 1992 ऑस्ट्रेलिया का वो दोहरा। सौरव गांगुली 1992 ऑस्ट्रेलिया के टूर पर काफ़ी विवादों में रहे थे। ये विवाद इतना बड़ा था कि सौरव गांगुली की काफ़ी आलोचना हुई। 1992 में ब्रिस्बेन में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपनी पहली एक दिवसीय मैच खेलते हुए सौरव गांगुली मात्र 3 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए थे। उस समय टीम का प्रशासनिक सचिव मिस्टर रणबीर सिंह महेंद्र थे, और सचिव महेंद्र उस समय मीडिया को गांगुली के घमंड के बारे में बताए थे। टीम में 12वीं खिलाड़ी का काम जैसे कि फील्ड में ड्रिंक्स ले जाना, जूते, बैट, पैड, ग्लव्स आदि उपकरण पहुंचाने में गांगुली के द्वारा इनकार करने से संबंधित था। ये भी कहा गया कि गांगुली ऐसी कार्यों को छोटा और अपनी मान के खिलाफ कहकर इनकार कर दिए थे। नंबर 8, एक इंटरव्यू के दौरान सौरव गांगुली इन सभी बातों को बकवास कहकर खारिज कर दिए थे। गांगुली का कहना, सचिव रणबीर सिंह महेंद्र ने मुझे कारण दर्शाओ नोटिस भेजकर पूछा कि तुम क्यों मैदान पर ड्रिंक्स लेकर नहीं जा रहे हो और क्यों बाकियों से घमंडी व्यवहार कर रहे हो। यहाँ तक ये खबर भी चला था कि मैं उन्हें लिखकर ये शिकायत किया था कि सीनियर खिलाड़ी मेरी रैगिंग करते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। टीम का हिस्सा बनना एक गौरव की बात है, यहाँ तक मैदान में ड्रिंक्स लेकर जाने वाला 12वीं खिलाड़ी बनना भी है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद सौरव गांगुली पूरी तरह टूट चुके थे।
माना तो वो पूरी तरह अपनी मनोबल खो दिए थे। सुनने को मिलता है कि उन दिनों में सौरव गांगुली किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से भी संपर्क किए थे और उसी डॉक्टर ने सौरव गांगुली की आत्मविश्वास बढ़ाने में काफ़ी मदद किया था। गांगुली का कहना, सचिव रणवीर सिंह महेंद्र की टिप्पणी मेरी परिवार की प्रतिष्ठा को काफ़ी ठेस पहुंचाया था। यहाँ तक लोग भी मानने लगे कि मैं एक घमंडी व्यक्ति हूँ। नंबर 10 वापसी। 4 साल की गैप के बाद दादा फिर से एक बार टीम इंडिया में सिलेक्शन हुए और इन 4 सालों में सौरव गांगुली को काफ़ी कुछ सहना पड़ा था, लेकिन अपनी दृढ़ संकल्प से सौरव गांगुली कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। फाइनली 4 साल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ सौरव गांगुली का टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ। सौरव गांगुली एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि मैं उस दिन ईडन गार्डन की सीढ़ियों में बैठा था। मेरी बॉडी तो ईडन गार्डन में ही थी, लेकिन मेरा मन मुंबई की सिलेक्शन मीटिंग पे था। उस समय मेरी दिल की धड़कन तेजी से धड़क रहा था और उसी समय मेरी एक पत्रकार मित्र ने मुझे फ़ोन करके कहा, ओए ढक्चिस महाराज, योर इन। कुछ समय के बाद टीम का ऐलान हुआ, जिसमें मैं मेरी नाम को देखकर इतना भावुक हो गया था कि मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। नंबर 11, अपनी बल्लेबाजी से आलोचकों का मुंह बंद। गांगुली का कहना, इंग्लैंड के साथ मैच बस शुरू ही होने वाला था। मैं ब्रेकफास्ट एरिया में सुस्वादिष्ट खाना खाने में व्यस्त था, क्योंकि मैं सुनिश्चित था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और उसी समय कप्तान आजान ने मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए और कहा, तुम टीम में हो और नंबर 3 पर खेलोगे। मानो तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैच के दौरान हमारी पहली विकेट बहुत जल्दी ही गिर गई थी। मैं बैटिंग करने उतरा पूरी आत्मविश्वास के साथ। बैटिंग के दौरान मैं 46 रन बनाकर आउट हो गया था और जब आउट होकर लौट रहा था तो सबने खड़े होकर तालियों के साथ मेरा स्वागत किए थे। नंबर 12, लॉर्ड्स में वो शानदार टेस्ट डेब्यू। लॉर्ड्स की मैदान पर वो शानदार 130 रन की पारी और मेरा पहला शतक। जब सीजन एंड के दौरान मैं शतक बनाकर लौट रहा था, तब मेरे साथ राहुल द्रविड़ थे। उन्होंने मुझे पहले जाने को कहा। जब मैं मेंबर स्टैंड से गुजर रहा था तो सारे लोग मेरी सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और वो लम्हा मेरी करियर का सबसे शानदार लम्हा था। नंबर 13, लव लाइफ। भारतीय क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को चाहने वाले ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की हर कोने में है, लेकिन सौरव गांगुली जिसे चाहते थे उसे पाने के लिए सौरव गांगुली को काफ़ी पापड़ बेलना पड़ा था। उस समय सौरव गांगुली अपनी प्यार को पाने के लिए जो कदम उठाए थे, जिसे सब चकित हो गए थे। डोना रॉय, जिसे सौरव गांगुली प्यार करते थे। डोना सौरव गांगुली की घर की बगल में ही रहती थी, यानी कि पड़ोसी। और हर पड़ोसियों की तरह ये दो पड़ोसियों के बीच भी नहीं पड़ती थी और सौरव गांगुली अपनी बचपन की दोस्त डोना को अपनी जीवन साथी बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों की परिवार वाले इसकी विरोधी थे। नंबर 14, सौरव गांगुली और डोना की प्यार दोनों की परिवार को ही खटकता था और वो इस संपर्क को खत्म करना चाहते थे। डोना के घर के बाहर सौरव गांगुली बैडमिंटन खेला करते थे और जानबूझकर सेटल्ड कॉर्क को डोना की घर की कंपाउंड में डाल देते थे और डोना भी काफ़ी खुश हो जाती थी, क्योंकि कॉर्क लौटाने के बहाने दोनों एक दूसरे को देख पाते थे। बचपन की ये दोस्ती कब प्यार में बदल गया, दोनों की ही याद नहीं। नंबर 15, यह सिलसिला कई सालों तक चला और इसी बीच दोनों अपनी परिवार वालों को मनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे और परिवार वाले शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे। आखिरी बार सौरव गांगुली 1996 में अपनी परिवार को डोना से शादी करने के बारे में पूछा और हर बार की तरह इस बार भी जवाब ना में ही आया। नंबर 16, 1996 इंग्लैंड की दौरे से लौटने के बाद गांगुली अपनी दिल की बात अपनी दोस्तों से शेयर किए थे। तब उनकी एक दोस्त मुरली बनर्जी ने दोनों को कोर्ट मैरिज करने का सलाह दी। नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद सौरव गांगुली एक फेमस चेहरा बन चुके थे और सौरव की प्यार की खबर मीडिया को भी पता थी। 12 अगस्त 1996 को सौरव गांगुली डोना से कोर्ट मैरिज करने का प्लान बनाए, लेकिन ये बात किसी तरह मीडिया को पता चल गई। कोर्ट के बाहर मीडिया वाले जमा हो गए थे। सौरव गांगुली जब डोना के साथ कोर्ट पहुंचे तो मीडिया को देखकर वो वहां से किसी तरह खिसक गए थे। प्लान फेल होने की वजह से सौरव गांगुली काफ़ी दुखी थे, लेकिन उनकी दोस्त मुरली बनर्जी ने मैरिज रजिस्ट्रार को अपनी घर बुला लिए और सौरव गांगुली और डोना की शादी अपनी घर में ही करा लिए। नंबर 18, शादी के समय सौरव गांगुली मात्र 23 साल के थे और डोना 20 साल की। शादी के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए थे।
कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन किसी तरह ये बात मीडिया को पता चल गई और मीडिया ये बात चारों ओर फैला दी, जिसे सौरभ गांगुली और डोना की परिवार वालों को भी पता चल गई। अंत में दोनों परिवार वाले इस शादी को स्वीकार कर लिए थे और दोनों की परिवार वाले विधिवत बंगाली रीति रिवाज के साथ डोना और सौरभ गांगुली की दोबारा शादी करवाए थे। 2001 में दोनों की एक बेटी हुई है जिनका नाम स्नेहा है और आज दोनों की शादी को 24 साल हो गया है। नंबर 19, साल 2000 में टीम की बाकी खिलाड़ियों की मैच फिक्सिंग कांड के कारण और खराब स्वास्थ्य के कारण तत्कालीन कप्तान सचिन तेंदुलकर कप्तानशिप छोड़ दिए थे, जिसके फलस्वरूप सौरभ गांगुली को टीम का नया कप्तान बनाया गया। कप्तान बनते ही सौरभ गांगुली उसी वर्ष ढाका में टेस्ट सीरीज जितवाए थे। साथ ही कोच जॉन राइट के साथ मिलकर भारतीय क्रिकेट में एक क्रांतिकारी सूत्रधार थे। कभी कभी टेस्ट में गांगुली का बल्ला अस्थिर रहा है, लेकिन वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी रहे हैं और 2003 में विश्व कप में भारत को फाइनल में पहुंचाने में सफल रहे थे। नंबर 20, राहुल द्रविड़ सौरभ गांगुली को एक नाम दिए हैं, द गॉड ऑफ ऑफसाइड। नंबर 21, सौरभ गांगुली एक उम्दा प्लेयर हैं, लेकिन उनकी एक कमजोरी भी थी। चौका और छक्का तो वो गजब का मारते थे, लेकिन सिंगल रन लेने में गांगुली उतना सहज नहीं थे। अक्सर वो कंफ्यूज में पड़ जाते थे और जल्दी जल्दी सामने वाले खिलाड़ी को रन के लिए बुलाते थे और खुद ही उन्हें वापस भेज देते थे और इसी वजह से कई बार उनकी साथी खिलाड़ी रन आउट भी हो जाते थे। नंबर 22, साल 2002 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की मैच के दौरान लॉर्ड्स की बालकोनी में सौरभ गांगुली जिस तरह शर्ट उतार के जश्न मनाए थे, दादा की यह बर्ताव कुछ लोगों को अच्छा लगा और कुछ लोगों को बुरा भी, और ये घटना भी सौरभ गांगुली की विवादों की लिस्ट में शामिल है। दरअसल हुआ यूं था कि जब वानखेड़े की मैदान पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की मैच के दौरान फ्लिंटॉक ने अपनी शर्ट उतार के जश्न मनाया था, तभी गांगुली तय कर लिए थे कि वानखेड़े में हुआ है तो हम लॉर्ड्स में भी करेंगे, और सौरभ गांगुली ठीक वैसा ही किए थे। नंबर 23, सौरभ गांगुली और ग्रेग चैपल की विवाद। गांगुली और ग्रेग चैपल के विवाद के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। कहा जाता है कि ग्रेग ने सौरभ गांगुली का कैरियर खराब कर दिया है। उस समय सौरभ गांगुली को कप्तानशिप छोड़ने को कहा गया और फिर टीम से भी बाहर निकाल दिया गया। कोलकाता और धीरे धीरे पूरी भारत में ग्रेग चैपल का कड़ा विरोध किया जाने लगा। हरभजन सिंह एक इंटरव्यू के दौरान बता रहे थे कि सौरभ एक शानदार कप्तान है और ग्रेग ने उनके साथ काफ़ी खराब व्यवहार किया है। साथ ही सचिन ने भी अपनी बायोग्राफी में ग्रेग का विरोध किया है और सौरभ के प्रति उनके व्यवहार को गलत कहा है। सौरभ गांगुली अपनी कप्तानशिप में टीम इंडिया को जितना आगे लेकर गए थे, ग्रेग चैपल की गलत फैसले की वजह से टीम इंडिया फिर से अपनी मुकाम खोने लगा था। नंबर 24, साल 2005 में जब सौरभ गांगुली को कप्तानशिप छोड़ने को कहा गया, तब ग्रेग चैपल ही थे जिन्होंने काफ़ी कुछ भला बुरा कह रहे थे सौरभ गांगुली के बारे में, लेकिन पूरी टीम गांगुली के साथ थी। लेकिन गांगुली निराश थे बीसीसीआई का सपोर्ट ना मिलने के कारण। उस दौरान गांगुली की आंखों में आंसू तक आ गई थी। नंबर 25, मैच फिक्सिंग घटना के दौरान जब एक नामी दामी बुकी से पूछा गया कि क्या सौरभ गांगुली भी इसी मैच फिक्सिंग में शामिल थे, तब वो जवाब दिया कि हम दादा को भी इसमें शामिल करना चाहते थे, लेकिन पूछना तो दूर उनसे बात करने में भी किसी में हिम्मत नहीं थी। नंबर 26, साल 2001 सौरभ गांगुली का नाम फिल्म अदाकारा नगामा के साथ जुड़ा गया था, लेकिन बाद में सौरभ गांगुली की पत्नी स्वयं ही इन सभी बातों को खंडन किया और इस तरह की खबरों को झूठा बताया। नंबर 27, गांगुली विश्व की ऐसी 3 बल्लेबाजों की सूची में शामिल हैं जिन्होंने लॉर्ड्स की मैदान पर अपनी डेब्यू मैच में शतक लगाए थे। साथ ही वनडे इंटरनेशनल में लगातार 4 बार मैन ऑफ द मैच जीतने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी हैं। नंबर 28, सौरभ गांगुली द फूड पेविलियन नाम का एक रेस्टोरेंट का मालिक भी है और इसका उद्घाटन उन्होंने सचिन तेंदुलकर से करवाया था। नंबर 29, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट। सौरभ गांगुली को अपनी ग्रेट कप्तानशिप के लिए 2004 में पद्मश्री और 2013 में बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा बंगा विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नंबर 30, साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट खेलते समय सौरभ गांगुली अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किए थे। और आपको बता दें कि दोस्तों कई सारे विदेशी खिलाड़ी सौरभ गांगुली को प्रिंस चार्ल्स के साथ तुलना करते हैं और वाकई में सौरभ गांगुली प्रिंस है भी। तो ये था दोस्तों इंडियन क्रिकेट का दादा यानी कि सौरभ गांगुली की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।